नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी लोग? वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूँ कि आज का वीडियो कक्षा 10th के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप भी कक्षा 10th में अध्ययन कर रहे हैं, 2027 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 100 ठो ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। बाबू 100 ऑब्जेक्टिव से हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव को बनाने वाले हैं, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को एक बार ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वादा करता हूँ कि इससे आपसे लमसम 30 या 40 प्रश्न इस सेशन से आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए हम लोग साइंस का निपटारा करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कॉर्नर के साथ। ठीक है, चलिए बाबू, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, अर्थात आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है, तो उसमें सबसे पहले जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को टर्न ओवर करते हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पे दिखाई देता है बाबू खंड अ अर्थात सेक्शन ए। उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। बाबू देखिए, बिहार बोर्ड की कुछ शर्तें हैं, जिस शर्तों को आपको फॉलो करना होता है। शर्त ये होते हैं कि आपको साइंस सब्जेक्ट में 80 ठो ऑब्जेक्टिव दिया होता है, लेकिन उनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना आपको अनिवार्य होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं, अर्थात 40 अंक आपको केवल ऑब्जेक्टिव से मिल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है। बाबू मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का होने वाला है, ये होने वाला है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। बाबू मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो आपका ब्रीक होता है, जो आपका अमोनिया यूरिया कुछ अलग करने का कार्य करता है। ठीक है बाबू। रक्त आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। अग्न्याशय आपके शरीर के एक भाग होते हैं जिससे अग्न्याशयी रस निकलता है, और स्वेद एक ग्रंथि होता है जिससे पसीने का स्राव होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न हम आपको बताएं। अगला प्रश्न आप लोग का होने वाला है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। बाबू इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। बाबू वृद्धि हार्मोन जो होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, अर्थात एलएच हार्मोन वृद्धि मतलब वो जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। बाबू देखिए, थायराइड ग्रंथि से आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से बाबू एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है बाबू। आपका अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का होने वाला है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। बाबू जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। बाबू स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है पुष्प का। पंखुड़िया जो होती है वो रंगीन भाग होती है, उसे पंखुड़ी कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर होने वाला है, पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो आपका पुंकेसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्विखंडन होता है क्या। बाबू द्विखंडन होता है, तो बाबू अमीबा में भी द्विखंडन देखने को मिलता है, पैरामीशियम में द्विखंडन देखने को मिलता है, लिस्मानिया में भी मिलता है, और इनमें से सभी ऑप्शन में है, तो अर्थात इनमें से सभी सही होगा, डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि युग्मक होते हैं। बाबू देखिए, अगला प्रश्न है कि युग्मक होते हैं। बाबू युग्मक जो होता है वो आपका हमेशा अगुणित होता है। ठीक है। देखिए, द्विगुणित जो ये होता है, युग्मनज जो होता है वो आपका हमेशा द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष जो होता है आपका हमेशा त्रिगुणित होता है, लेकिन युग्मक आपका हमेशा अगुणित होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि सोमेस्टोस्टेटिन है। बाबू जो आपका सोमेटोस्टेटिन है वो आपका क्या है, तो देखिए ऑप्शन में बहुत सारे हैं, लेकिन ये सोमेस्टोस्टेटिन आपको मैं आपको बताऊं कि ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बाबू वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आपको नेफ्रॉन कहा जाता है। बाबू ये जो प्रश्न है वो वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा हमेशा के लिए देख लीजिएगा, और एक बार स्क्रीन से शॉट ले लीजिएगा, जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग विचार करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या होना है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग। बाबू जो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है ना, वो सेरेब्रम होता है। किसी भी चीज को याद रखना इसी का कार्य होता है। ठीक है। सेरेब्रम ही आपको किसी भी चीज को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का यही सर्वाधिक विकसित भाग होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि मूत्र की सांद्रता पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। जो मूत्र की सांद्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो बाबू वो ईडीएच और वैसोप्रोसिन नामक हार्मोन होता है, इसी पर निर्भर करती है। शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। जो वैसोप्रोसिन होता है वो आपको शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। ठीक है मेरे भाई।
देखिए अगला है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। बाबू रंध्र का मुख्य कार्य क्या है प्रश्न में पूछा गया। तो जो रंध्र होता है ना वो आपका गैसों का विनिमय करता है, ठीक है। CO2 को ऑब्जर्व करता है और O2 को अपने शरीर से त्याग करता है। रंध्र की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे गैसों का विनिमय करते हैं, जैसे CO2 को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और O2 को अपने शरीर से त्यागते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग श्वसन की क्रिया में करते हैं, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आप लोग का होने वाला है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। बाबू पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति अंग है। क्या बाबू? समवृत्ति अंग है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। बाबू जो रक्त होते हैं उसका लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बाबू होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीपेरिन जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने का कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है और थ्रोम्बिन होता है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे होता है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। बाबू जो ऑटोसोम होता है ना वो आपका 22 जोड़ा होता है और जो आपका 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखने वाले। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पौधों में वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया जो होती है बाबू वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है बाबू। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर किसका रंग हो जाता है। बाबू जो आपके आयोडीन घोल होते हैं उसको स्टार्च पे मिलाने पे उसका जो रंग होता है वो आपका नीला हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। बाबू दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को आपको सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स सिनेप्टिक दरार या अंतःग्रंथन के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको दिखे उसे आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि गोबर छत्ता है। बाबू गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी है, ठीक है। इसमें मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि वर्तिका भाग है। बाबू वर्तिका जो होता है वो जयांग का भाग होता है, अर्थात पुष्प के मादा जनन अंग का भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि दांत का कठोरतम भाग। बाबू दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो आपका इनेमल होता है। क्या बाबू? इनेमल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पे हमेशा जो रहता है वो आपका शाकाहारी जीव रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर्य जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। बाबू गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो बादलों वाले दिन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर्य सेल का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो जब बादल छाया होगा, सूर्य की किरणें नहीं बिखरी होगी, तो हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर्य सेल का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि समजात अंगों का उदाहरण है। बाबू जो समजात अंगों का उदाहरण है ना वो मानव का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन प्रागकोश में होते हैं। बाबू निम्नलिखित में से कौन प्रागकोश में होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जो इनमें से कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होना है घसरी, घास, बकरी और मानव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फिलोसफिकल जूलॉजिक नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है। फिलोसफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक जो है उसको किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू लेमार्क ने, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेजिन एवं गोद कहाँ से संचित होते हैं। बाबू रेजिन और गोद कहाँ संचित हो रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बाबू किसमें प्रकाश का चाल अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हवा में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बाबू विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलॉम, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक होता है। क्या बाबू? बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विभक्त वलय में किसका उपयोग किस विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो बाबू विभक्त वलय होता है उसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बाबू जो सौर कुकर होते हैं उसमें आपका अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बाबू जो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपका वो वोल्ट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बाबू घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का रंग होता है ना वो आपका काला होता है, ठीक है। और देखिए जो भू संपर्क या अर्थ तार होते हैं उसका रंग बाबू आपका हरा होता है। और जो विद्युतमय और फ्यूज जो तार होता है उसका जो रंग होता है मेरे भाई वो आपका लाल होता है, ठीक है। लेकिन घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो आपका काला होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बाबू बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आपको दिष्ट धारा प्राप्त होता है बाबू, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो बाबू अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ठीक है। अपवर्तन कोण जो होता है वो बड़ा होता है आपतन कोण से। अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से, अर्थात एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से, ठीक है। अगला प्रश्न ये होने वाला है आप लोगों से कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। बाबू समांगी माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है वो सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेंस का सूत्र क्या होगा? बाबू जो लेंस का सूत्र होता है वो आपका होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वहीं यदि आपका दर्पण सूत्र पूछे तो आपको कहना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र पूछा है इसलिए इसका राइट या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? बाबू दृश्य प्रकाश में जो जो लाल रंग होता है उसी का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य परास होता है 700 नैनोमीटर। वहीं बैगनी रंग का सबसे कम होता है जिसका तरंग दैर्ध्य परास होता है 400 नैनोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न, किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता होगी? बाबू किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होती है। तो आप लोग जानते हैं पोटेंशियल पावर पावर ऑफ क्षमता मतलब पावर का जो सूत्र होता है पी का वो होता है 1/f, ठीक है। देखिए तो इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, ठीक है। तो 1/1 बराबर 1 अर्थात तो 1/f इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाबू अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखिए बाबू विद्युत शक्ति को डिनोट हम लोग पी से करते हैं और पी बराबर होता है v इंटू आई अर्थात विभवांतर इंटू धारा। बाबू पी बराबर होता है v इंटू आई अर्थात विभवांतर इंटू धारा। देखिए ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है बाबू आई आर। इसका उपयोग करने पे देखिए पी बराबर हम लोग अभी देखें कि v इंटू आई होता है और वहीं हम लोग v बराबर देखें कि आई आर होगा। तो इस p बराबर v इंटू आई के जगह हम v के जगह हम लोग रखेंगे आई आर इंटू आई रखेंगे, ठीक है। तो आई और आई स्क्वायर और आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई स्क्वायर आर, देखिए एक हम लोग देखें कि v बराबर आई आर, ठीक है। और देखिए और हम लोग देखें कि आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर तो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए वी आई भी दिया है प्रश्न में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई बराबर होता है v बाई आर, ठीक है। आई बराबर होता है v बाई आर धारा के नियम से, ठीक है। तो देखिए v बराबर v वैसे ही रहेगा और r बराबर हम लोग करेंगे v बाई आर, ठीक है। v बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर बाई आर भी दिया है और ये दिया ही है, तीनों जब दिया है तो बाबू ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसे आई आर स्क्वायर से निरूपित हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है ना बाबू, अगला प्रश्न हम लोग का होने वाला है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। बाबू यदि आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है ना तो प्रतिरोधों को आप किस क्रम में जोड़ेंगे? तो आप पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए आर एन बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 आर एन तक, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार जोड़ना चाहिए और समांतर क्रम में आपको कुल प्रतिरोध घटता है। बढ़ने के लिए आपको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए और घटाने के लिए आपको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो बाबू एक यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और कैरोटीन के कारण गाजर का रंग
रंग प्रदान होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न मैं आपको बताऊं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाबू इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाबू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। तो बाबू इनमें से कौन है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। बाबू हवा कभी समाप्त होता है नहीं, सूर्य के प्रकाश कभी समाप्त होती है नहीं, जल कभी समाप्त होता है नहीं। तो ये तीनों नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन पेट्रोल जो है उसको आप एक बार यूज कर लेते हैं तो समाप्त हो जाता है। तो ये नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन संचारित रोग है। बाबू लैंगिक जनन संचारित रोग है। बाबू पीलिया जो होता है वो लीवर संबंधित होता है, लीवर संबंधित रोग। चेचक जो होता है आपका वायरस संक्रामक रोग होता है। ठीक है। एड्स जो होता है यही आपका लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। और प्लेग जो होता है वो आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। बाबू इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होगा। बाबू सल्फर विद्युत का सुचालक होगा। प्लास्टिक तो विद्युत का सुचालक होता ही नहीं है। आयोडीन में विद्युत प्रवाह होता ही नहीं है। बाबू जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का यही विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव घटक हो सकता है। बाबू निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव घटक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कवक, अर्थात जानवर और बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। बाबू विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है भूतार, अर्थात अर्थवायर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। बाबू निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होता है विद्युत पंखा में होता है। ठीक है बाबू। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। बाबू विद्युत पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेंथ मशीन में भी होता है। तो इनमें से सभी में बाबू विद्युत मोटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, बनाने की क्रिया को कहते हैं। दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन होता है कि एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में जब टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जबकि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न होने वाला है, आपसे पूछा गया है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। बाबू देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है। कार्बन जो है वो आपके 14वें वर्ग के सदस्य के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। देखिए वर्ग 14वें के तत्वों को कार्बन परिवार कहे जाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब जो होता है वही आता है। ठीक है। ये सारे तत्व आते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बाबू बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो बाबू बॉक्साइट का जो सूत्र होता है ना वो आपका होता है Al2O3.2H2। ठीक है। और बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का होने वाला है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। बाबू कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है वो आपका पारा होने वाला है। वहीं यदि आपको अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन बताना है। ठीक है। और कमरे के ताप जो होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। बाबू सोडियम की संयोजकता आपसे पूछा गया, तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। कैसी? तो देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम को Na से सूचित किया जाता है और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। देखिए जैसे आप परमाणु उसकी संयोजकता निकालेंगे ना, तो देखिए 2 8, ठीक है, 8 2 10 और 1 11। तो जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही आपकी संयोजकता होते हैं। तो आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए आपकी इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बाबू जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है मेरे भाई। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaSO4.2H2O। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। बाबू अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं का जो ऑक्साइड होता है बाबू वो क्षारीय होता है। ठीक है। और धातु का जो ऑक्साइड होता है बाबू वो अम्लीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के
के बीच कितने अबंध होते हैं? तो बाबू नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है N2 होता है, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N के साथ जुड़ा होता है, अर्थात इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बाह्यतम सेल की बात की गई है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इसकी संयोजकता होती है 2 8 1। ठीक है, तो देखिए या 1s2 2s2 2p6 होता है और 3s1 होता है। 3s1 अर्थात जो लास्ट कक्षा जो बाह्यतम सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी जो इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने के पश्चात प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलीय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन कौन हो सकते हैं? ठीक है बाबू, तो इसका राइट आंसर होगा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलीय है। ठीक है, और यह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो बाबू जो कैल्शियम है यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि फिनेप्थलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? बाबू जो फिनेप्थलीन होता है सूचक का क्षारीय माध्यम में कौन रंग देता है, कैसा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाबी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि एसिटिक अम्ल का आईपीएसिक नाम क्या होता है? बाबू एसिटिक अम्ल का जो आईपीएसिक नाम होता है वो आपका एथेनोइक अम्ल होता है, अर्थात CH3COOH होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कॉपर जो होता है वो आपका तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न होने वाला है आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में धातुओं के युग्म होते हैं। बाबू धातुओं का युग्म सोडियम और कैल्शियम जो होता है वो धातु के युग्म होते हैं, अर्थात धातुओं के जोड़े होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सदस्यों के तत्व होते हैं। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हीरा अपरूप है। बाबू हीरा अपरूप है, अगला प्रश्न होने वाला है कि हीरा अपरूप है। तो हीरा जो है बाबू वो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप होता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि तांबा Cu का परमाणु संख्या होती है। बाबू Cu का परमाणु संख्या जो होता है वो आपका 29 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का होने वाला है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बाबू ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो बाबू जो आपका टमाटर होता है ना इसी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जितने होते हैं उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं आपके संतरा में सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है और सिरका में आपका एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? बाबू इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आपका चांदी होता है ना यही ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह जल्दी संक्षरित नहीं होता है। बाबू देखिएगा सर्वप्रथम जो विद्युत का सुचालक होता है वो आपका चांदी ही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है? बाबू निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है? यदि आपको किसी भी मतलब ऑप्शन में पारा या मरकरी दिख जाता है तो अम्लगम एक पारा या मरकरी के साथ अर्थात Hg के साथ कोई भी तत्व हो तो अम्लगम का निर्माण करेगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न मैं आपको बताऊं कि निम्नलिखित में से कौन धातु के विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा सुचालक है? तो जो चांदी है ना वो आपका धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित कर सकती है? जो आपका मैग्नीशियम होता है ना वो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है। बाबू कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो यह आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश अवशोषण कीट करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होती है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण होता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और विस्थापित कर देता है तो उसको आपको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि Pb
OHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो बाबू देखिए इसमें OH है अर्थात इसमें क्षार है, तो ये आपका क्षारीय लवण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है शुद्ध जल का पीएच मान। बाबू शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? बाबू अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो आपने ट्रिपल आर के बारे में सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है बाबू, कमी, पुनः चालन और पुनः उपयोग, ये जो सभी हैं वो आपके अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार की थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? बाबू जो पॉलीथीन के थैले होते हैं जो नहीं गल पाते हैं उसके बदले हमें किस प्रकार की थैले का इस्तेमाल करना चाहिए? तो बाबू जूट का थैला, कपड़ा का थैला या कागज का थैला? तो हमें बाबू इनमें से सभी थैलाओं का यूज करना चाहिए पॉलीथीन के बजाय। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोयला और पेट्रोलियम कौन से तत्वों में पाए जाते हैं? बाबू कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के तत्वों में पाया जाता है? तो बाबू ये देखिए, ये नाइट्रोजन में पाया जाता है, हाइड्रोजन में पाया जाता है और सल्फर में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि वर्षा जल के भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो बाबू बोरवेल का और डॉगवेल दोनों का यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो लास्ट प्रश्न होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन बिहार के सभी साथियों को आसानी से मिल सके जो कक्षा 10th में अध्ययन कर रहे हैं और 2027 में जिनका एग्जाम है। चलिए बच्चों, जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है ना, ये होने वाला है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो बाबू देखिए, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो परमाणु संख्या 19 और 22 के मतलब मध्य स्थित है? तो बाबू इस प्रश्न में देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, कैल्शियम और स्केडियम सेकेंड ऑप्शन में दिया है, कॉपर और जिंक थर्ड ऑप्शन में दिया है और सोना और चांदी जो है आपको लास्ट ऑप्शन में दिया है। और तो पूछ कह रहा है कि तत्वों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? बाबू 19 और 22 वे कौन कौन से ऐसे तत्व आते हैं उसके मध्य, अर्थात 20 और 21 जिसका भी परमाणु संख्या इसमें आपको दिख रहा है वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू देखिए आपका यहाँ पे देखिए कैल्शियम और स्केडियम जो होगा यही इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो चलिए बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।